हेलो दोस्तों, आज की कहानी भेदभाव। बीना, मिठाइयाँ और केक आ गए या नहीं? मेहमान आने में सिर्फ 4 घंटे बचे हैं। मेहमानों को किसी भी चीज़ की कमी नहीं रहनी चाहिए। उमा शंकर जी अपनी पत्नी बीना जी से बोले। बीना जी बोली, हाँ हाँ, सारी मिठाइयाँ, केक, चॉकलेट सब कुछ आ गया है और आप भी बस खड़े मत रहिए। जरा फ़ोन लगाइए रचना को। अब तक आई क्यों नहीं? अब रचना भी आ जाए तो थोड़ी मदद मिल जाए। रचना घर में प्रवेश करती हुई बोली, माँ, मैं भी आ ही चुकी हूँ। आप चिंता मत करिए। बताइए क्या क्या करना है। बीना जी ने रचना को देखकर राहत की सांस ली और बोली, अच्छा हुआ रचना तुम आ गई, वरना मैं अकेले इतनी सारी तैयारियां कैसे संभालती। उमा शंकर जी बोले, लो भाई, रचना भी आ गई। अब तुम सास बहू मिलकर सारी तैयारियां संभालो। शरद का आज 10वां जन्मदिन है। शरद रचना के देवर मनोज और देवरानी ऋचा का इकलौता बेटा है। बहुत सालों तक यह संयुक्त परिवार साथ में ही रहा। अभी कुछ ही महीनों पहले जेठानी रचना अपने पति रितेश और उसकी बेटी आरती इस घर से अलग रहने गए थे। बीना जी बोली, रचना, मैंने जलेबी का घोल तैयार कर रखा है। जब मेहमान आ जाएंगे तब तुम इस घोल से गर्मा गर्म जलेबियां बना लेना और मैं दूसरी तरफ गरम गरम पूरियां तल दूंगी। बाकी छोले और पुलाव तैयार हो गया है। सलाद और चटनी भी मैंने काम वाली रमा से ही बनवा ली है। रमा के बेटे को अचानक तेज बुखार चढ़ गया, इसलिए उसे घर जाना पड़ा। वरना रमा होती तो मुझे तुम्हारी ज़रूरत भी नहीं पड़ती। तुम्हारे देवर मनोज को अचानक मीटिंग में जाना पड़ा और तुम्हारी देवरानी ऋचा शरद के लिए नए कपड़े खरीदने गई है। दरअसल पहले ऋचा ने शरद के लिए ऑनलाइन कपड़े मंगवाए थे, मगर वह कपड़े आज ही सुबह आए और ऋचा को वह कपड़े बिल्कुल पसंद नहीं आए, इसलिए अचानक दूसरे कपड़े लेने जाना पड़ा और वह कहकर गई है उसके बाद पार्लर से सीधा रेडी होकर ही बर्थडे में पहुंचेगी। देखो ना, आज शरद के जन्मदिन पर भी मनोज को भी मीटिंग पर जाना पड़ा। वरना वह होता तो मुझे और तुम्हारे बाबूजी को इतनी परेशानी ना होती। मगर मनोज कह रहा था, माँ आप लोग सारी तैयारियां कर देना, मैं शरद के केक कटिंग के समय तक आ ही जाऊंगा। आखिर घर का लाडला बेटा जो है शरद, हमारे घर का इकलौता वंश। सासू माँ की मदद करते करते फिर से एक बार रचना के हाथ रुक से गए। आखिरकार फिर से सासू माँ ने वही बात दोहरा ही दी, जिसके कारण उन्हें इस घर से हमेशा के लिए अलग रहने जाना पड़ा था। वह अतीत के गलियारे में खो गई। यकायक उसे वह दिन याद आ गए जब उसकी बेटी आरती का भी 10वां जन्मदिन था। मगर सासू माँ बीना, जो कि एक जगह सोफे पर जाकर जमकर बैठी गई थी, बैठी ही रही, बीच में एक बार भी नहीं उठी और सारी तैयारियां रचना को अकेला ही करनी पड़ी। और आज इस अधेड़ उम्र में भी सासू माँ फुदक फुदक कर काम कर रही थी, क्योंकि उनके चहेते पोते का जन्मदिन जो था। बीना जी ने शुरू से ही दोनों बहुएं रचना और ऋचा में भेदभाव किया। रचना की शादी के 2 साल बाद ही ऋचा की शादी हुई थी। दोनों बहुएं सुंदर और समझदार थीं, मगर ऋचा का रंग रचना से काफ़ी गोरा था और उसका मायका भी बहुत अमीर था। बीना जी अपनी गोरी बहू ऋचा पर हमेशा इतराती, यहाँ तक कि कभी कभी रचना के रंग पर फप्तियाँ भी कस देती और कहती, काश तुम्हारा रंग भी ऋचा जैसा गोरा होता तो मेरा सर फक्र से और ऊंचा उठ जाता। बिरादरी में मेरे भी चर्चे होते और सब कहते, बीना जी चुन के लाखों में एक बहू ने लाई है। ऋचा के लिए तो मेरी पसंद की आज भी सब दाद देते हैं। उसका मायका भी तो संपन्न है। मेरे छोटे बेटे की किस्मत बड़े बेटे से ज़्यादा बुलंद निकली। रचना जब माँ बनने वाली थी, बीना जी ने पोता होने की मन्नत ले रखी थी, मगर रचना को बेटी हुई। वहीं 2 साल बाद ऋचा ने एक बेटे को जन्म दिया। शरद के जन्म के बाद बीना जी बहुत खुश हुई थी और बोली थी, मेरी दूसरी बहू ने घर को वारिस दे दिया। यही सब कारण थे जिस वजह से बीना जी की पहली पसंद हमेशा ऋचा रही और सासू माँ ने हमेशा से देवर जी से भी बहुत प्यार किया था, क्योंकि देवर मनोज की आमदनी बड़े भाई रितेश से ज़्यादा थी और उसमें कोई शक नहीं, जो बेटा माँ को प्यारा होता है उसके बच्चे भी उन्हें प्यारे होते हैं। रचना ने भी सारी बातों को नज़रअंदाज कर अपनी किस्मत मान लिया था। जब रचना और उसका परिवार यहाँ साथ में रहते थे, बीना जी जेठानी देवरानी में तो भेदभाव करती ही थी, अब उनके बच्चों में भी भेदभाव करने लग गई थी। शरद के लिए बड़ी चॉकलेट और रचना की बेटी आरती के लिए छोटी चॉकलेट
घर के हर तीज त्योहार पर शरद को ज़्यादा पैसा देना और आरती को कम, यह सब आरती को भी नज़र आने लगा था, क्योंकि वक्त के साथ दोनों बच्चे भी तो बड़े हो रहे थे। रक्षाबंधन के मौके पर जब दोनों देवरानी जेठानी अपने अपने मायके जाने को निकली, बीना जी ने बहुत सारे गिफ्ट्स शरद को देते हुए कहा, यह लो, नानी के घर खाली हाथ नहीं जाते। जब आरती बोली, शरद को इतने सारे गिफ्ट्स और मुझे कुछ नहीं दिया दादी आपने, तब बीना जी बोली, अरे तू ठहरी लड़की जात, तू क्या करेगी उपहारों का। शरद इस घर का इकलौता वंश है, इसी की वजह से तो कल के दिन हमारे खानदान का नाम रहेगा। और तू जा अपनी नानी से उपहार मांगना। वैसे भी आज रक्षाबंधन है, तो तुझे नानी के घर से उपहार मिलेंगे। रचना को बीना जी की यह बातें बहुत बुरी लगती। वह अपनी सास को कभी पलटकर जवाब नहीं देती थी, मगर अब सारी बातें उसे बर्दाश्त नहीं होती थीं। अपने और ऋचा में किए गए भेदभाव को तो रचना ने बर्दाश्त कर लिया था, मगर आरती और शरद में भेदभाव उससे बर्दाश्त नहीं हो पाता था। शरद ने तुरंत सारे उपहारों में से एक उपहार निकाला और आरती को देते हुए बोला, दीदी यह लो मेरी तरफ से आपको यह गिफ्ट। आपने भी तो मुझे आज राखी बांधी थी ना। शरद आरती से 2 साल छोटा था, मगर फिर भी बीना जी से ज़्यादा समझदार था। आरती उस एक उपहार से खुश तो हो गई थी, मगर दादी के लिए उसके दिल में नफरत बढ़ने लगी थी, क्योंकि आरती ने अपने दादी को शरद को चुपके से उपहार देते हुए भी देखा था और ये कहते हुए भी सुना था कि आरती को मत दिखाना, वरना उसे भी कुछ देना पड़ेगा। मगर हर बार की तरह शरद अपनी सारी चीज़ें आरती को बराबर बांटता, क्योंकि वह अपनी बहन से बहुत प्यार करता था। अब घर में यह नाटक हर तीज त्योहार पर होने लगा था। जन्माष्टमी के दिन जब शरद ने बीना जी के पांव छुए, तो बीना जी ने तुरंत 2000 का नोट शरद को पकड़ा दिया था और कहने लगी, बेटा तू न होता तो यह जन्माष्टमी का त्योहार तेरे बिना अधूरा रह जाता। उतने में पीछे से आरती आई, उसने भी बीना जी के पांव छुए। तो बीना जी बोली, अरे लड़कियां पाँव नहीं छूती कभी। आरती बोली, शरद ने आपके पाँव छुए तो आपने उसे 2000 का नोट दिया दादी, और मुझे आपके पाँव भी छूने नहीं दे रही हो। बीना जी अपने पर्स में से 100 रुपये का नोट निकाल कर आरती को देते हुए बोली, यह लो पैसे, अब बस जाओ यहाँ से। आरती वह 100 का नोट लेकर रचना के पास आई और उसने रोकर सारी बात रचना को बताई। रात को जब रितेश घर आया, रचना बोली, रितेश माँ का व्यवहार कभी आरती और मेरे लिए अच्छा नहीं रहा। यह बात मैं जानती थी, मगर अब पानी सर के ऊपर निकल गया है। संयुक्त परिवार में रहकर मेरी बेटी को हर पल नीचा दिखाया जाए, यह मैं बर्दाश्त नहीं करूँगी। इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, हमें यहाँ से अलग हो जाना चाहिए। अब तक जो भी हुआ, मैंने उसे अपनी किस्मत मान लिया था, मगर अब मेरी बेटी को मैं झुकने नहीं दूंगी। रितेश बोला, यह तुम कैसी बात कर रही हो रचना। हाँ, मैं भी जानता हूँ कि माँ का व्यवहार हम तीनों के साथ अच्छा नहीं है, मगर इसका मतलब यह तो नहीं कि यहाँ से अलग हो जाए। रचना बोली, रितेश मैं हर बार माँ का अपनी बेटी के प्रति यह रूखा व्यवहार नहीं देख पाऊंगी। लड़की है तो क्या उसका कोई मान सम्मान नहीं है। तुम्हारी माँ ने हमेशा अपने बेटे बहुओं में तो फर्क किया ही है, मगर अब इन मासूम बच्चों में भी फर्क करने लगी, वह भी सिर्फ इसलिए कि आरती एक लड़की है और शरद एक लड़का है जो उनके कुल का नाम ऊंचा रखेगा। रितेश को भी रचना की बात सही लगी और उसने संयुक्त परिवार से अलग होने का निर्णय लिया। रचना और उसके पति रितेश ने अब तक घर की सारी जिम्मेदारियां बखूबी निभाई थी, मगर जब बंटवारा हुआ तो सासू माँ ने देवर जी के साथ रहने की मांग की। वह चाहती तो थोड़ा थोड़ा समय दोनों बेटों के पास रहती, मगर उन्होंने छोटे बेटे को चुना और अपनी सारी संपत्ति भी उसी के नाम की। रचना को दुख संपत्ति उसके नाम करने का नहीं था, बल्कि दुख इस बात का था कि उन्होंने कभी रितेश और रचना को वह प्यार नहीं दिया जिसके वे भी हकदार थे। सासू माँ की जबान पर हमेशा देवर जी और उनकी पत्नी ऋचा का नाम ही रहता। बस काम पड़ने पर उन्हें बड़े बेटे और बहू की याद आती। आज भी रचना इस बात का जवाब नहीं जान पाई थी, कैसे माँ बाप अपने ही 2 बेटों में इतना भेदभाव कर लेते हैं। बीना जी की आवाज़ से रचना की तंद्रा टूटी। अरे ऋचा, बेटा तू अब तक तैयार नहीं हुई? तू तो तैयार होकर आने वाली थी ना? बीना जी ने देवरानी ऋचा से कहा। हाँ माँ, बस तैयार ही होने जा रही हूँ। दरअसल पार्लर वाली ने कहा था मैं घर पर ही आ जाऊँगी आपको तैयार करने।
और वह अभी तक आई नहीं है, तो उसी का इंतज़ार कर रही हूँ। बीना जी बोली, उसे फ़ोन करके जल्दी बुला, आखिर हमारे लाडले का 10वां जन्मदिन है, तुम्हें ही सबसे सुंदर दिखना है। आखिर बेटे की माँ जो ठहरी। उतने में वहाँ शरद नए कपड़े पहनकर आ गया। हाय मेरा पोता, कितना प्यारा लग रहा है। किसी की नज़र न लगे, इसे कहते हुए बीना जी ने शरद की अपने हाथों से बलाइयाँ ले ली और छोटे बेटे मनोज को फ़ोन किया। बेटा, मेहमानों के आने में सिर्फ 1 घंटा बचा है। वहाँ से मनोज बोला, माँ मैं बस पहुँच ही रहा हूँ। अरे रचना, तुम भी जब से आई हो काम में लगी हो, थोड़ा शरबत पी लो, थकान उतर जाएगी तुम्हारी। कहते हुए बीना जी खुद भी तैयार होने चली गई। रचना को अपनी हालत किसी काम वाली बाई जैसी लगी। रितेश ने तो मना भी किया था कि क्या ज़रूरत है जल्दी जाकर काम करने की, मगर सासू माँ के आग्रह को रचना मना नहीं कर पाई थी और फिर एक बार आज अपने आप को अपमानित महसूस कर रही थी। शरद आज के दिन भी बहुत गुमसुम दिखाई दे रहा था। वह बोला, ताई जी, आरती दीदी क्यों नहीं आई आपके साथ? रचना बहाना बनाते हुए बोली, बेटा आरती की कल परीक्षा है, इसलिए वह आज नहीं आ पाई। उसने तुम्हारे लिए तुम्हारी पसंद का बर्थडे गिफ्ट भेजा है। थोड़ी देर बाद सभी लोग तैयार होकर आ गए। सारे मेहमान भी आ गए और मनोज भी आ चुका था। मनोज आते ही शरद को ढूंढने लगा, मगर शरद कहीं नजर नहीं आया। धीरे धीरे सभी मिलकर शरद को ढूंढने लगे, मगर शरद कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। रचना बोली, अभी थोड़ी देर पहले तो यहाँ मुझसे बात कर रहा था शरद, पता नहीं कहाँ चला गया। बीना जी, रिचा और रचना सभी चिंतित हो उठे कि शरद कहाँ चला गया। थोड़ी देर में सबने देखा कि शरद आरती का हाथ पकड़कर चला आ रहा है। बीना जी बोली, शरद तुम पागल हो गए हो क्या? ऐसे बिना बताए कोई घर से जाता है क्या? यहाँ सब कितने चिंतित हो गए थे। रिचा बोली, माँ प्लीज़ मत डांटिए शरद को, वह उसे लेने गया था जिसके बिना यह बर्थडे अधूरा है। शायद आपने तो कभी महसूस ही नहीं किया, जब से आरती इस घर से गई है शरद कितना बुझा बुझा रहने लगा है। शरद धीरे से बोला, अगर दादी ने आरती दीदी के साथ बुरा व्यवहार नहीं किया होता तो आरती दीदी और मैं हमेशा साथ रहते, मगर दादी ने इनको प्यार और सम्मान नहीं दिया, इसलिए मेरी दीदी मुझे हमेशा के लिए छोड़कर चली गई। रचना भी बच्चे की मनोदशा देखकर विचलित हो गई। ऋचा आरती को गले से लगाते हुए बोली, माँ बेटियां तो घर की लक्ष्मी होती हैं और आपने हमेशा घर की लक्ष्मी के साथ बुरा व्यवहार किया। बीना जी, जिन्होंने आज तक दोनों बेटों बहुओं और यहाँ तक कि दोनों पोते पोतियों में भी फर्क किया था, आज उन्हें अपनी गलतियाँ साफ साफ नजर आ रही थी। बीना जी के पति बोले, बीना तुमने तो बच्चों के मानस पटल पर अपनी छवि ही खराब कर दी। दोनों भाई बहनों के मन में तुम एक दूसरे के खिलाफ दूरियां लाना चाहती थी, मगर इन दोनों के प्यार ने यह साबित कर दिया कि जो भेदभाव करता है वह इंसान गलत है। सभी की बातें सुनकर बीना जी शर्म के कारण सिर भी नहीं उठा पा रही थी। बीना जी ने अपनी पोती आरती को गले से लगा लिया और रचना और आरती दोनों से माफ़ी मांगी। अपने बेटे रितेश को उन्होंने तुरंत फ़ोन लगाया और बोले, रितेश तू घर का बड़ा है और तेरे बिना शरद का बर्थडे अधूरा है। आज पहली बार बीना जी के मुंह से मीठे शब्द सुनकर रितेश भी तुरंत दौड़ा चला आया। रितेश और मनोज दोनों भाई गले लग गए। शरद ने केक काटा और सबसे पहले आरती को खिलाया। यह संयुक्त परिवार जो बिखर गया था आज वापस एक हो गया। धन्यवाद दोस्तों। कैसी लगी आपको आज की ये कहानी? पसंद आई तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।